हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बस वीडियो आपको गाइस एंड तक देखना है। अगर इस बार का आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और आपके पास अर्थशास्त्र है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं कि इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। क्लियर। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर मिला है कि बजट क्या है। बजट की संरचना यानी घटक पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बजट क्या है और सारे क्वेश्चन के आंसर भी साथ में आपको मिलेंगे। बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बजट। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा होता है। इसके बाद आप लिखोगे इसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति सम्मिलित रहती है। इसके बाद टेलर के अनुसार यानी जो आपके अर्थशास्त्री हैं, टेलर ने इसके बारे में क्या कहा है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट कार्य के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान साथ साथ प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा है। अब इसके आगे देखिए आपको क्या लिखना है। आप लिखोगे बजट की संरचना। बजट की संरचना हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। इसमें आप लिखोगे कि बजट के 2 प्रमुख संघटक हैं। कौन कौन से? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे फर्स्ट आपका क्या हो गया इसका कि बजट प्राप्तियां और सेकंड बजट व्यय। बजट प्राप्तियां क्या है उसको देख लीजिए। आप लिखोगे कि बजट प्राप्तियों से आशय एक वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में सरकार को सभी मौद्रिक साधनों से प्राप्त मौद्रिक आय से है। इसके बाद आप लिखोगे कि बजट प्राप्तियों को विस्तृत रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें आप लिखोगे राजस्व प्राप्तियां आपको हेडिंग डालनी है और इसमें आप लिखोगे कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों से आशय उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों से है जिनमें निम्नलिखित 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और वो 2 विशेषताएं कौन सी हैं? आप लिखोगे वे प्राप्तियां जिनमें सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती जैसे कर, और वे प्राप्तियां जिनसे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंशों का विक्रय। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी थी और इस तरह से लिखना था। क्लियर। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है राजस्व प्राप्तियों के घटक। तो क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका विस्तृत में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या था कि बजट क्या है, बजट की प्राप्ति, बजट की संरचना पर प्रकाश डालिए। तो बजट क्या है वो आपने देख लिया। बजट की संरचना में आपने देखा कि बजट के 2 प्रमुख संघटक हैं, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय। बजट प्राप्तियां क्या हैं आपने देख लिया। फिर आपने देखा कि बजट प्राप्तियों को विस्तृत रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां क्या हैं आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राजस्व प्राप्तियां के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए उन पर डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपकी क्या पड़ेगी? नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी है राजस्व प्राप्तियों के घटक। और यहाँ पर देखिए हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे राजस्व प्राप्तियों के घटक में हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी कर प्राप्तियां। इसमें आप लिखोगे कर वह अनिवार्य भुगतान है
जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ को इसमें कोई संबंध नहीं होता। और गैर कर प्राप्तियां क्या हैं, उनको देख लीजिए। गैर कर प्राप्तियां हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि प्रमुख गैर कर प्राप्तियां निम्नलिखित हैं। फीस, लाइसेंस तथा परमिट। फीस क्या है, आप लिखोगे सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दिया गया भुगतान फीस कहलाता है। लाइसेंस तथा परमिट आप लिखोगे सरकार द्वारा व्यक्तियों को कुछ करने की अनुमति देने के लिए उनसे जो भुगतान लिया जाता है उसे हम लाइसेंस या परमिट फीस कहा जाता है, जैसे आयात लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया था कि फीस, लाइसेंस तथा परमिट। अब यहाँ पर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ही आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डाली है अल्पकाल एवं दीर्घकाल। पहले यहाँ पर हम देखेंगे अल्पकाल क्या है, उसके बाद दीर्घकाल क्या है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अल्पकाल क्या है उसको पहले देख लीजिए। आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि अल्पकाल के साधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थिर साधन और दूसरा होता है परिवर्तनशील साधन। तो स्थिर साधन क्या है, आप लिखोगे कि स्थिर साधन वे हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन नहीं किया जा सकता। और परिवर्तनशील साधन क्या है, आप लिखोगे कि जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अल्पकाल में फर्म अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए केवल परिवर्तनशील साधन को बढ़ाकर उत्पादन स्तर में परिवर्तन करती है। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखोगे कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, स्थिर साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालोगे दीर्घकाल। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया था कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख चुके हो कि अल्पकाल हम किसे कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दीर्घकाल क्या है। तो हेडिंग डालोगे दीर्घकाल और इसमें आप लिखोगे कि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। ठीक है, सभी साधनों की मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। फर्म उत्पादन के साधनों में आनुपातिक परिवर्तन करके उत्पादन पैमाना बदलती है। और फिर आप लिखोगे कि अल्पकाल और दीर्घकाल में आधारभूत अंतर समयावधि का है। ठीक है, तो एक बार गाइस देख लीजिए कि अल्पकाल क्या है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, इतना देख लीजिए। आगे भी और भी आपको दीर्घकाल में 2-3 लाइनें लिखनी है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको फिर बताना है कि समयावधि का अंतर होता है। और इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे उसको देख लीजिए। आधारभूत अंतर समयावधि का होता है। और इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर गाइस आपको इस तरह से लिखना है कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए दीर्घकाल अल्पकाल की तुलना में एक लंबी समयावधि होती है। फिर आप लिखोगे और इसलिए सभी साधनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या था कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। देखिए अल्पकाल एवं दीर्घकाल ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है और इससे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन देखा था वो आपका विस्तृत में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं।